नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज 28 जून है और आज के जितने भी करंट अफेयर हैं उन सभी पे हम जो है आज डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका है स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020। तो इसको पूरे डिटेल में आज देखेंगे हम। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए। और देखिए, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, पहला प्रश्न आज का है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हर साल किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस मनाया जाता है। तो देखिए, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस को हम 27 जून को हर साल मनाते हैं। अब देखिए, इस साल जो आपका यूनाइटेड नेशंस यानी कि संयुक्त राष्ट्र है और उसके सहयोगी हैं, उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज के रोल को केंद्र में रखते हुए इस दिन को यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम दिवस को मनाने का आह्वान किया है। और दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने नेसेर रामला होमो नाम का एक मानव प्रजाति का अवशेष खोजा गया है। तो देखिए, अभी हाल ही में जो है जो आपका इजराइल है, ठीक है, तो इजराइल में खोजा गया है नेसेर रामला होमो नाम का एक मानव प्रजाति का अवशेष। और देखिए, जो पूरा तत्वविद हैं उनका एक अंतर्राष्ट्रीय समूह अभी हाल ही में इजराइल गया था। और इजराइल के रामला शहर के पास जो आपकी ये नई मानव प्रजातियों के अवशेष खोजे गए हैं उन पर एनालिसिस किया। और जो आपके ये प्रागैतिहासिक काल के अवशेष हैं, इनका मिलान जो है होमोजीनस की किसी भी ज्ञात प्रजाति से नहीं किया जा सकता है, ऐसा इन्होंने एनालिसिस करके बताया। और इसमें जो है आधुनिक मानव जो आपका देखिए, आधुनिक मानव को होमो सेपियंस कहा जाता है, ठीक है, तो होमो सेपियंस शामिल है। और अनुमान है कि नेसेर रामला होमो प्रजाति जो है ये लगभग 4,20,000 से 1,20,000 साल पहले इजराइल और उसके आसपास रहती थी। देखिए, 4,20,000 साल और 1,20,000 साल बहुत पहले हो गया, ठीक है। यानी कि ना ईसा मसीह थे उस समय, ना महात्मा बुद्ध थे, मतलब किसी का आता पता नहीं था। तब से जो है मानव इस धरती पर निवास कर रहा है। तो देखिए, आपने कई जगहों पे देखा होगा, मतलब किताबों में पढ़ा होगा डार्विनवाद और दुनिया भर की चीज़ें, कि होता क्या है, पृथ्वी का इवोल्यूशन होता रहता है, मतलब बार बार ये चक्र परिवर्तन होते रहता है। कभी डायनासोर के अवशेष हमें मिलते हैं, कभी कुछ किसी जानवर के अवशेष मिलते हैं। तो ऐसे ही जो है मतलब कुछ जानवर, नए जानवर उत्पन्न होते हैं, पुराने जानवर जो है वो अनुकूलन ना मिलने के कारण खत्म होते रहते हैं। तो इसीलिए कहा भी गया है कि जो सरवाइव वही करेगा जो अपने आप को परिस्थिति के अनुसार बदलेगा। तो ये आज का मोटिवेशन भी आपके लिए हो गया। आप जो है देखिए, अगर आपके पास 4 रुपये हैं तो अपनी व्यवस्था 4 रुपये में ही कीजिए। अगर आप 7 रुपये वाली व्यवस्था में घुसेंगे तो आप समाप्त हो जाएंगे। तो यही है डार्विनवाद, ठीक है। तो सरवाइव वही करेगा जो समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करेगा। तीसरा प्रश्न है कि कौन सा देश भारत को वैक्सीन भंडारण के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण के लिए $10 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा। तो देखिए, ये देश आपका जापान है। जापान जो है टोटल $10 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा किसको, भारत को, किस लिए, कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण के लिए। और इस कोल्ड चेन सुविधाओं का यूज़ का किस लिए किया जाएगा, जो कोरोना के वैक्सीन हैं उनका स्टोरेज यानी कि भंडारण करने के लिए। देखिए, अभी हाल ही में जापानी दूतावास के एक हालिया बयान के अनुसार जापान जो है ये भारत को टीकों के सुरक्षित भंडारण के लिए कोल्ड चेन सुविधाओं के निर्माण के लिए जो है $10 मिलियन की सहायता प्रदान करेगा। और ये सहायता भारत को यूनिसेफ के माध्यम से कोल्ड चेन उपकरण उपलब्ध कराएगी, ठीक है। चौथा प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए बिहार में पी सहदेवन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। तो देखिए, ये राज्य आपका केरला है, ठीक है। तो केरला राज्य ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए बिहार में एक व्यक्ति हैं पी सहदेवन, इनकी अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है। देखिए, समितियां जितनी भी होती हैं, ठीक है, चाहे किसी भी राज्य में गठित की गई हो, चाहे केंद्र सरकार के द्वारा गठित की गई हो, तो उसको जो है क्या करिए ना, एक अलग जो है मतलब एक अलग पेज बनाइए अपने नोटबुक में, उसको नोट करते रहिए, फला समिति इससे संबंधित है, फला समिति इससे संबंधित है। और यहाँ पे जो पी सहदेवन समिति की बात हो रही है, किससे संबंधित है, ये मछुआरों की सुरक्षा से संबंधित है। और ये इसका गठन किसने किया था, केरल राज्य सरकार ने। ये 2 फैक्ट याद होने चाहिए। देखिए, जो आपका ये पी सहदेवन समिति होगा, तो ये समिति जो है ये अध्ययन करेगा और समुद्र में सुरक्षा, तटीय सुरक्षा और पोत निगरानी प्रणालियों से संबंधित मुद्दों को हल करने के तरीकों पर जो है एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। और ये जो है अवैध और अनियमित मछली पकड़ने पर भी अध्ययन करेगा।
तो ये जो आपकी पी सहदेवन समिति है, इसके बारे में याद रखिएगा। ये मछुआरों की सुरक्षा से संबंधित है। इसका गठन केरल की सरकार ने किया है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है। और केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। और देखिए पांचवा प्रश्न की हाल ही में किस यूरोपीय राष्ट्र ने भारतीय बागवानी उपज के लिए बाजार पहुंच प्रदान की है? तो देखिए ये यूरोपीय राष्ट्र आपका सर्बिया है। अभी हाल ही में सर्बिया ने भारतीय बागवानी उपज के लिए बाजार पहुंच प्रदान करने की जो है घोषणा की है। देखिए भारत का जो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण है, इसके अनुसार जो आपका सर्बिया देश है उसने जो है भारतीय बागवानी उत्पादों जैसे कि प्याज हो गया, आलू हो गया, अनार हो गया और अनार के दानों के लिए जो है बाजार पहुंच प्रदान की है। देखिए अनार का दाना मतलब देखिए होता क्या है कि बहुत सारे फ्रूट्स जो है उनको प्रोसेसिंग किया जाता है। जैसे आप कभी बिग बाजार वगैरह जाते होंगे, स्पेंसर जाते होंगे, तो आपको वहाँ पे एक दिखता होगा ट्रॉपिकाना फ्रूट जूस, ठीक है। उसमें क्या होता है? अमरूद का जूस, आम का जूस, मतलब जितने भी फ्रूट्स हैं सबके जूस मिलते हैं। तो होता क्या है देखिए इतने दिन तक ये चलेंगे नहीं, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव मिलाया जाता है। उसका जो है फूड प्रोसेसिंग यानी ये खाद्य प्रसंस्करण करके उसको जो है इस योग्य बनाया जाता है कि वो कम से कम साल भर 6 महीना जो भी इसका ड्यूरेशन हो, ठीक है, तब तक वो सुरक्षित रहे, तो वो जूस खराब ना हो। तो ऐसे जो है फूड प्रिजर्वेशन किया जाता है, ठीक है। और देखिए सर्बिया देश की बात करें तो ये आपका जो है बाल्कस की खाड़ी में स्थित है। कैपिटल इसकी है बेलग्रेड और करेंसी है सर्बियन दिनार। प्रेसिडेंट है अलेक्जेंडर वुकिक और पॉपुलेशन यहाँ की है 69.4 लाख। और देखिए अगर आप जो है यूपीएससी और यूपीपीएससी, बिहार पीसीएस या भी किसी भी राज्य के पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है ग्रेडअप के ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बेस्ट फैकल्टी के द्वारा लाइव क्लासेस मिलेंगी, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। आप घर बैठे कम पैसे में अधिक तैयारी कर सकते हैं। और ये कोर्सेज जो है आपको विभिन्न रेट्स में उपलब्ध हैं। 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, मतलब जिसका आप भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहे ले सकते हैं। और इसमें अगर आप डिस्काउंट भी चाहते हैं तो आप एक कोड यूज़ कीजिए eGuru50, आपको जो है 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी तरफ से। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में भारत ने किस राज्य के सांगली जिले से ड्रैगन फ्रूट यानी कि कमलम की पहली खेप दुबई को निर्यात किया? देखिए जो आपका ड्रैगन फ्रूट यानी कि कमलम है ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। मैं इसके बारे में पहले आपको बता भी चुका हूँ। ये बहुत ही न्यूट्रिशियस यानी कि पौष्टिक होता है। और अभी हाल ही में जो महाराष्ट्र का सांगली जिला है वहां से इस ड्रैगन फ्रूट यानी कि कमलम की पहली खेप दुबई को भेजी गई है। देखिए वर्तमान में जो आपका ड्रैगन फ्रूट है ये कर्नाटका, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात समेत कई राज्यों में उगाया जाता है। और ये जो कमलम फल है, ठीक है, यानी कि ड्रैगन फ्रूट है, ये फल विभिन्न विटामिनों और खनिजों से भरपूर होता है। इसमें ऑक्सीकरण रोधी तत्व होते हैं। मैक्सिमम जो प्रेग्नेंट वुमन होती हैं या फिर डायबिटीज़ के पेशेंट, मतलब दुनिया भर के जो मरीज वगैरह होते हैं वो इसको लेते हैं। देखिए अभी हाल ही में जो भारत का विदेश मंत्रालय इसने बताया है कि ड्रैगन फ्रूट की खेप निर्यात के लिए महाराष्ट्र के सांगली जिले के ताड़ासर गांव के किसानों से जो है ये मंगाया गया था, ठीक है। देखिए आर्डर विभिन्न प्लेसेस से मिलता है। जैसे कि गोरखपुर में देखिए क्या होता है, टेराकोटा, ठीक है, गोरखपुर की जो टेराकोटा है इसको भौगोलिक संकेतक का दर्जा प्राप्त है, ठीक है, मतलब ये गोरखपुर का भौगोलिक संकेतक है। देखिए गोरखपुर में अगर आप जाएंगे तो एक औरंगाबाद गांव पड़ता है, उसके आसपास की जो मिट्टी होती है वो इस टेराकोटा के बर्तनों और मूर्तियों के निर्माण के लिए जो है काफ़ी अच्छी होती है। वहाँ की मिट्टी काफ़ी बेस्ट होती है, ठीक है। मुझे तो वहाँ जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैंने खुद देखा है टेराकोटा की मिट्टी के बर्तन जो है कैसे बनते हैं। खिलौने, मिट्टी और देवी देवताओं की मूर्ति, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी मिट्टी वाली। तो कभी गोरखपुर आइए तो गोरखपुर में ये प्लेस जरूर जाइए, विजिट कीजिए। सातवां प्रश्न है कि बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का बैंक क्रेडिट टू जीडीपी अनुपात 2020 में कितने प्रतिशत बढ़ गया है? तो देखिए बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का जो बैंक क्रेडिट टू जीडीपी अनुपात है ये 2020 में 56% बढ़ गया है। इसको याद रखिएगा। देखिए भारत में बैंक ऋण वृद्धि दर बेशक 2020-21 में कितना 5.56% पर 59 साल के सबसे निचले स्तर पर गिर गया, लेकिन 2020 में जो बैंक लोन यानी कि बैंक ऋण का स्तर है ये जो है सकल घरेलू उत्पाद के 56% पर पहुंच गया और ये 5 साल का उच्चतम बैंक कर्ज अनुपात है। आठवां प्रश्न की स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 में किस शहर ने अपने समग्र विकास के लिए संयुक्त रूप से पहला पुरस्कार जीता है? तो देखिए ये प्रश्न और ये जो डिटेल्स मैं दे रहा हूँ उसको आप प्लीज़ 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 बहुत अच्छी तरीके से सुनिएगा, नोट करिएगा।
क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिए स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 में जो आपका मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है, ठीक है, ये अपने समग्र विकास के लिए संयुक्त रूप से इसने पहला पुरस्कार जीता है। और देखिए विभिन्न श्रेणियों में विभिन्न पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई है स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 में। देखिए इसमें पहला श्रेणी है सामाजिक पहलू। देखिए जो सामाजिक पहलू श्रेणी है इसमें तिरुपति पहले स्थान पर, भुवनेश्वर दूसरे स्थान पर और तुमकुर जो है ये तीसरे स्थान पर रहा। और किस किस क्षेत्र में जो है इसने ये पुरस्कार जीता है आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो ले लीजिए। और यहाँ पे आपको 6 श्रेणियाँ दिख रही हैं: शासन, संस्कृति, शहरी पर्यावरण, स्वच्छता, अर्थव्यवस्था और निर्मित पर्यावरण, ठीक है। तो देखिए शासन श्रेणी में बड़ोदरा पहले, ठाणे दूसरे, भुवनेश्वर तीसरे स्थान पर रहा। और संस्कृति श्रेणी में इंदौर पहले, चंडीगढ़ दूसरे और ग्वालियर तीसरे स्थान पर रहा। शहरी पर्यावरण के क्षेत्र में भोपाल पहले, चेन्नई दूसरे और तिरुपति तीसरे स्थान पर रहा। स्वच्छता श्रेणी में तिरुपति पहले, इंदौर दूसरे, सूरत तीसरे श्रेणी में रहा। अर्थव्यवस्था श्रेणी में इंदौर पहले, तिरुपति दूसरे और आगरा तीसरे स्थान पर रहा। और निर्मित पर्यावरण श्रेणी में इंदौर पहले, सूरत दूसरे स्थान पर रहा। और देखिए इनोवेटिव आइडिया अवार्ड श्रेणी में इंदौर पहले स्थान पर और चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर रहा। पानी श्रेणी में देहरादून पहले, वाराणसी दूसरे और सूरत तीसरे स्थान पर रहा। कोविड इनोवेशन अवार्ड श्रेणी में कल्याण, डोंबिवली और वाराणसी जो है ये क्रमशः आपके जो है पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। और देखिए जो आपका शहरी गतिशीलता है, तो शहरी गतिशीलता में औरंगाबाद पहले स्थान पर, सूरत दूसरे स्थान पर और अहमदाबाद जो है ये तीसरे स्थान पर है, ठीक है। और देखिए विभिन्न श्रेणियों में अन्य पुरस्कार भी दिए गए स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 में। तो इसमें सूरत, इंदौर, अहमदाबाद, पुणे, विजयवाड़ा, राजकोट, विशाखापत्तनम, पिपरी चिंचवाड़ा और बड़ोदरा को क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज असेसमेंट फ्रेमवर्क के तहत 4 स्टार रेटिंग से सम्मानित किया गया। साथ ही जो मंत्रालय इसने बताया कि अहमदाबाद को स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड मिला है। इसके बाद फिर वाराणसी और रांची क्रमशः इसमें दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर है, ठीक है। यानी कि जो आपका स्मार्ट सिटीज लीडरशिप अवार्ड है इसमें अहमदाबाद को पहला स्थान और दूसरे स्थान पर वाराणसी और तीसरे स्थान पर इसमें कौन सा है, रांची, ठीक है। तो ये जो है तीनों के प्लेसेस हैं, इसको याद रखिएगा। बाकी पीडीएफ आप डाउनलोड करके इसको आराम से जो है नोट कर लीजिएगा। नवा प्रश्न है कि हाल ही में किस बीमा कंपनी ने ईपीजीएस नाम का एक एकीकृत वेब आधारित वर्कफ्लो आधारित आईटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो देखिए ये बीमा कंपनी आपकी है जीवन बीमा निगम, ठीक है, यानी कि LIC। याद रखिएगा जो आपका जीवन बीमा निगम यानी कि LIC है, इसने जो है ईपीजीएस नामक एक एकीकृत वेब आधारित वर्कफ्लो आधारित आईटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। देखिए जो आपका ये ईपीजीएस नाम का जो वेब आधारित पोर्टल है, ठीक है, मतलब कहा जाए वेब पोर्टल इसको मान लीजिए। तो इस पोर्टल पर कारपोरेट ग्राहक अपना डाटा देख सकेंगे, कार्रवाई योग्य प्रक्रियाएं शुरू कर सकेंगे और दावे को दर्ज और ट्रैक कर सकेंगे। याद रखिएगा LIC यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने हाल ही में ईपीजीएस नाम का एक एकीकृत वेब आधारित वर्कफ्लो आधारित आईटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। देखिए LIC जो है इसके अध्यक्ष हैं MR कुमार। LIC का मुख्यालय है मुंबई में। LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई थी। 10वां प्रश्न है कि इट्स अ वंडरफुल लाइफ नाम की पुस्तक किसने लिखी है। तो देखिए इट्स अ वंडरफुल लाइफ नाम की पुस्तक को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। और ये पुस्तक जो आपकी है इट्स अ वंडरफुल लाइफ, ये पुस्तक एक अवधारणात्मक उत्थान गहराई से चलती और गैर काल्पनिक तरीके से लिखी गई है। इस पुस्तक को एले बुक कंपनी के द्वारा प्रकाशित किया गया है। और देखिए भारतीय जो आपके भारतीय ब्रिटिश लेखक हैं रस्किन बॉन्ड, ठीक है। तो रस्किन बॉन्ड को देखिए इससे पहले पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है, पद्म भूषण भी दिया जा चुका है। इनका पहला उपन्यास आया था रूम ऑन द रूफ। तो ये पूर्व जानकारी है रस्किन बॉन्ड के बारे में। ये एक भारतीय मूल के जो है ब्रिटिश लेखक हैं, इसको याद रखिएगा। और इनके भी हाल ही में कौन सी पुस्तक रिलीज हुई है, इट्स अ वंडरफुल लाइफ। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पे। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। देखिए पहला प्रश्न आपके लिए कि नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर बताइए। दूसरा है कि यातना पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाता है, उत्तर बताइए। और तीसरा कि भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक INS विक्रांत भारतीय नौसेना में कब तक शामिल किया जाएगा, बताइए।
चौथा कि किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना शुरू की है, बताइए। और पांचवा कि हाल ही में किस बैंक ने आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन शुरू किया है, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों का। पहला प्रश्न था कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस पूर्व ओलंपिक पदक विजेता को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है, तो देखिए इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। और दूसरा था कि किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो देखिए केरल की ये पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रह चुकी हैं के शैलजा जी। और तीसरा था कि वैश्विक प्रौद्योगिकी ब्रांड वन प्लस ने हाल ही में किस क्रिकेटर को अपनी वियरेबल्स कैटेगरी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो देखिए ये व्यक्ति अब क्या है, क्रिकेटर है जसप्रीत बुमराह। और चौथा था कि अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाता है, तो इसको हम 25 जून को मनाते हैं। और पांचवा था कि विश्व विटिल्गो दिवस कब मनाता है, तो इसको 25 जून को मनाता है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा।